हेलो एवरीवन, यूपी स्पेशल्स के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और यूपी पीसीएस का वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप ये सीरीज बिल्कुल देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसका एक शॉर्ट नोट्स। उत्तर प्रदेश में जो यूपी है, पशुपालन के संदर्भ में अगर बात करें तो जो पशुओं की संख्या है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा जो संख्या पशुओं की है वह यूपी है। यूपी में फर्स्ट यूपी, ठीक है, क्लियर। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशी पशुओं की जो संख्या है 19 मिलियन थी। इस संदर्भ में इसका देश में दूसरा स्थान, अगर पहला है तो वह पश्चिम बंगाल है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिवंशी पशुओं यानी बफेलोज की जो कुल संख्या है वो 33 मिलियन थी। इस संदर्भ में इसका जो स्थान है वह देश में पहले पे है, ठीक है। या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या पॉइंट वाइज नोट कर लो, या बिल्कुल ये जो कॉम्प्रहेंसिव पैसेज है आप इसको भी, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसको पॉइंट वाइज यूज कर लो कि जो पशुओं की संख्या है पूरे भारत में पहले नंबर पे कौन है, बफेलोज की संख्या में पूरे भारत में पहले नंबर पे कौन है। इस हिसाब से आप नोट डाउन कर लो तो नोट्स काफी छोटे हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्लियर। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बकरियों की जो संख्या है वह 14.5 मिलियन है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे नंबर पर यूपी है। याद रखना, राजस्थान बकरियों की संख्या में पहले पे है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। भेड़ों की संख्या में 1 मिलियन के साथ और सूकरों की संख्या के जो संख्या है वह 0.41 मिलियन थी। देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान है, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्थान है यूपी का, किसमें? दुग्ध उत्पादन में। तो पहला किसका है? फर्स्ट है राजस्थान का, ठीक है। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। याद रखना, ये जो डाटा की डिस्कशंस कर रहे हैं ये 2021-22 के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे इसके पीछे जाओगे ना, बिल्कुल ये चेंज हो चुका है, इंटरचेंज हो गए हैं। याद रखना 2021-22 पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जबकि राजस्थान का देश में 15.05% दुग्ध उत्पादन के साथ शीर्ष स्थान पर राजस्थान बना हुआ है, ठीक है। देश में कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 14.93% भाग जो कि 21-22 के उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 तक उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर था। अब यहाँ पर अगर आपको एग्जामिनर आपको अगर कंफ्यूज करना चाहेगा ना, तो 2021 डाटा वहां पे न दे करके आपसे 20-21 पूछ लेगा, वहां पे ईयर भी आपको दे देगा। क्योंकि यहां से तो आप रट के गए हो कि पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपने 21-22 का डाटा रटा जहां से भी पढ़ा। अब वहां पे क्या कर देगा, 20 और 21 का डाटा दे देगा, क्वेश्चन में मेंशन भी कर देगा। वो मे भी आप जल्दीबाजी में इसको ध्यान न दो और वहां पे बोल दो कि हम तो भाई पढ़कर आए हैं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश सेकेंड है, राजस्थान पहला है, जबकि इसके पीछे वाले ईयर में यूपी पहले नंबर पे था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में कुल दुग्ध उत्पादन 33,005.02 टन रहा है। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध जो उपलब्धता है वो 392, याद रखना। यूपी में जो डेली का दूध उपलब्धता है वह 392 ग्राम प्रति व्यक्ति है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में जो दुग्ध उपलब्धता है वो पर डे का 444 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में जो भारत है वो विश्व में पहले नंबर पर है, ये भी याद रखना। फर्स्ट है जो भारत है, भारत फर्स्ट है विश्व में दुग्ध उत्पादन में, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है विश्व में। मांस उत्पादन में भारत 7वें नंबर पर है, ठीक है। चलिए वो उसको भी आगे देखेंगे 1 बाय 1। फिलहाल इतना पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लो। वर्ष 2021-22 में अंडा उत्पादन में
देश में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है। यूपी अंडा उत्पादन में विश्व में 9वें स्थान पर है। वहीं बात करें भारत का, भारत तीसरे स्थान पर है। ओके, जो भारत है वह तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2021-22 में देश के 2.46% ऊन उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश ऊन उत्पादन में 7वें नंबर पर है। 45.91% उत्पादन के साथ राजस्थान पहले नंबर पर है। ऊन उत्पादन में यूपी 9वें स्थान पे है, पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान। ठीक है। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। पूरे देश का 12.14% जो मांस है वह उत्पादन करता है यूपी। महाराष्ट्र 12.25 के साथ शीर्ष पर है, पहले पर महाराष्ट्र है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर यूपी है। ओके, वही बात करें भारत का, तो भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। जो भारत है वह विश्व का 7वें नंबर पर मांस उत्पादक है। ठीक है। पशुओं के रोग निदान तथा बीमारियों की खोज हेतु एक केंद्रीय प्रयोगशाला लखनऊ निदेशालय स्तर पर तथा 10 मंडलीय प्रयोगशालाएं मंडल स्तर पर कार्यरत हैं आज के समय में। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संतुष्टि के आधार पर प्रत्येक 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय यूपी में और 2500 पशुओं पर एक पशु सेवा केंद्र की स्थापना की जानी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ये डाटा याद रखनी है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब ये जो डाटा है एक जानकारी के लिए है, आप इसको स्क्रीनशॉट प्लीज ले लेना। एक जानकारी के लिए यहाँ पे मेंशन किए हैं कि आपको एक जानकारी होना चाहिए। अब आते हैं दुग्ध विकास के ऊपर। ठीक है, सर्वप्रथम 1907 में कटरा सहकारी दूध समिति इलाहाबाद की स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं वरन देश में भी यह पहला अवसर था जब दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ था। आप इस पैसेज को प्लीज हल्के में मत लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट बनाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, भारत में भी यह पहला इनिशिएटिव लिया गया था। तो याद रखना 1907 कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद, ये प्लीज आप याद रखना, कटरा सहकारी दूध समिति इलाहाबाद। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव करने के लिए। 1913 में इस समिति का सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ, परंतु अगले 2 दशकों में इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं देखी गई। तो ये भी आपको याद रखना है एज ए अवेयरनेस। 1937 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। ठीक है, प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ की स्थापना एक तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 से 71 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना प्रदेश के 8 जनपदों में लागू की गई थी, जिसकी क्रियान्वयन एजेंसी इस संस्था को बनाया गया था। याद रखना ये डेट भी आपको 1970-71। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट योजना थी 8 जनपदों में शुरू में उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रदेश की दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की लखनऊ में स्थापना एक तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। ये जो भी डेट के साथ जो संस्थाओं का नाम है ना, इसको प्लीज आप याद रखना। प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे तो इसकी उपयोगिता काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। लोग अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक को मिस कर दे रहे हैं, जो कि यही क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लेता है और आप तुरंत कहते हो कि क्या करंट अफेयर के लिए क्या पूरा का पूरा हम एनालिसिस करें। ऐसा कुछ नहीं है,
ये बैकग्राउंड के थॉट्स हैं, इसको प्लीज अपने पास रखो, सारा डेट रख लो, ठीक है। 1912 से सारा डेट लिखो, कौन कौन सा फेडरेशन, कौन कौन सी संस्था बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, उसको प्लीज नोट डाउन कर लो आप। वर्ष 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट योजना प्रदेश के 8 जनपदों में लागू हुई थी, जिसकी क्रियान्वयन एजेंसी इस संस्था को बनाया गया था। मात्र 8 जनपदों में सीमित होने के कारण जो ऑपरेशन फ्लड 1 योजना का कोई विशेष प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ। फलतः उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान दुग्धशाला विकास को विस्तारीकरण की ओर गया और दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 पारित किया गया। ये वाला जो टॉपिक है, ये सेगमेंट है, एग्जाम में आ चुका है। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976, याद रखना, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976, इसको याद रखना। वर्ष 1976 में एक पृथक विभाग के रूप में दुग्धशाला विकास विभाग स्थापना दुग्ध आयुक्त पद पर सृजित किया गया। 1976 में ही उत्तर प्रदेश राज्य दूध परिषद का गठन उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा 3 के अधिनियम में नामित निकाय के रूप में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण का कार्यान्वयन 1981 से 85 तथा ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण वर्ष 85 से 96 तक चला। इसके अंतर्गत दुग्ध उपार्जन की प्रबल संभावनाओं से युक्त प्रदेश में 30 जनपदों का चयन कर उनमें 30 दुग्ध संघों का गठन कर ऑपरेशन फ्लड योजना को क्रियान्वित किया गया। शुरू में आपको लगा होगा कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो तो सक्सेसफुल अपने मोटिव में हुआ नहीं, तो फिर उसको क्यों पढ़ना। लेकिन जो फर्स्ट है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है ना, वहां पर आपको क्या करेगा, मल्टीपल टाइप दे देगा, ठीक है। यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड का नाम दे देगा, यहां पर आपको डेट दे देगा। अब बोलेगा इनको मिलाने के लिए सही मिलान करिए, वहां पर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो प्लीज़ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसको आप जैसे भी, आपकी जो भी शैली हो पढ़ने की, उसको नोट डाउन करके थोड़ा सा रट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये भी तरीके से इस टॉपिक को, इस मैटर को कवर कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी हमारा जो पशुपालन और दूध उत्पादन वाला मैटर चल रहा था वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ठीक है। 8 जुलाई 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 अनुमोदन प्रदान हुआ। लक्ष्य क्या था इसका, भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश की शीर्ष 3 राज्यों में यूपी को लाना था और प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद पर कम से कम 1 इंक्यूबेटर की स्थापना, स्टार्टअप के लिए कम से कम 1 मिलियन वर्ग फुट इंक्यूबेशंस एक्सेलरेशंस स्थान का विकास सहायता, राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम सृजित करना, स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना तथा भारत में सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में किया जाना। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष के लिए वैध था। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ अन्य उद्योगों एवं क्षेत्रों यथा कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, ग्रामोद्योग, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि में भी स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना। इंक्यूबेटर क्या होता है, ऐसा स्थान जहां पर प्रशिक्षण के साथ साथ स्टार्टअप इनोवेशंस के लिए एक ऐसी अवस्थिति जहां पर सिखाया भी जाए और काम करने का मौका भी दिया जाए, ऐसे जगहों को हम इंक्यूबेटर कहते हैं। क्लियर, यानी जहां पर हम किसी चीज का नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं
वहीं पे हमको उस नॉलेज को दिखाने का, उसको उस लेवल पे काम करने का मौका मिले। यानी कंपनी भी है कहीं जगह पर, वो शिक्षण संस्थान भी वहीं पर, तो ऐसी जगहों को हम इंक्यूबेटर सेक्टर के रूप में देखते हैं। ठीक है, क्लियर। एक सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से यह नई स्टार्टअप नीति लाई गई है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1800 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के साथ पंजीकृत हुई हैं। स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड और यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई है। इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया गया है। यह नीति प्रदेश के युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में ढालने में सहायता करेगी और इससे प्रदेश में लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 1 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की संभावना है। ठीक है, इस नीति में वर्ष 2022 में हुए संशोधन हेतु योजनाएं, नीतियां आगे हम देखेंगे, जो पूरा का पूरा आगे का पीडीएफ है। आप समझ गए इस योजना का मामला क्या है। तो मे भी यहाँ से मोटिव आपसे पूछे कि जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 है, इसका मोटिव क्या है, या इसके मोटिव के थ्रू सरकार क्या पहल करना चाह रही थी। ठीक है, क्लियर। अब स्टार्टअप जो है ना, स्टार्टअप जो है, इसको प्लीज आपको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेगमेंट तो मैं वन राउंड में पढ़ लिया, लेकिन इसको प्लीज आप पॉइंट वाइज, इसमें कुछ नोट तो नहीं करोगे, लेकिन पॉइंट वाइज इसको 1 बाय 1 पढ़ लो। एक दो बार आप इसको कवर जब कर लोगे ना, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी आपकी भाषा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख अगर कारखानों की बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर अपने पास रखिए, यहां से क्वेश्चंस आए हैं, आते हैं और हर साल आते हैं, चाहे एग्जाम कोई हो। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में एक जगह है, मंडुआडी वाराणसी में, वहां पर यह कारखाना है। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में स्थित है। उर्वरक कारखाने फूलपुर प्रयागराज, गोंडा गोरखपुर और बरेली। मॉडर्न बेकरीज कानपुर, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली और नैनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर जगदीशपुर अमेठी में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला या फिरोजाबाद, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, सीमेंट कारखाना चुर्क और डाला सोनभद्र, अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ, भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर, उर्वरक कारखाना इफको अम्बाला जो कि बरेली, फूलपुर, प्रयागराज, तेल शोधक कारखाना मथुरा। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम रेणुकोट सोनभद्र, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक दो बार आप पढ़ लोगे, आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएगा ये। रेशम वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश मुख्यतः वाराणसी, इटावा, मोदीनगर आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, मोदीनगर, मिर्जापुर, आजमगढ़ और शाहजहांपुर आदि जिलों में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जूट केवल 3 मिलें हैं, 2 कानपुर में हैं और एक सहजनवा जो कि गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में दफ्ती कागज बनाने की मिलें प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के कांच उद्योगों के प्रमुख केंद्र बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी और हाथरस और बालवली है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ियों बनाने के लिए विश्वविख्यात है। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र रेणुकोट सोनभद्र में है। वनस्पति घी उद्योग केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर, मोदीनगर, मेरठ,
प्रयागराज, अलीगढ़, गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर है। चमड़े के जूते, सूटकेस, जीन्स, पेटियां बनाने के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, दयालबाग और कानपुर में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, नोएडा, साहिबाबाद और पनकी जो कि कानपुर में है एवं रायबरेली जिलों में हुआ है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो इसको भी याद रखना। क्वेश्चंस रिपीटेशंस नेचर के भी रहते हैं। सादे एवं रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग का प्रमुख केंद्र आगरा, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जिलों में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने के प्रमुख केंद्र आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर और लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के दो प्रमुख कारखाने सोनभद्र जिले के चुर्क व डाला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दादरी, अलीगढ़ और प्रयागराज, सुल्तानपुर, झांसी, बुलंदशहर, अयोध्या में भी सीमेंट कारखाने स्थित हैं। जो एग्जाम में ट्रेंडिंग रूप में पूछे जाते हैं, याद रखना, ये चुर्क, डाला, ये सोनभद्र वाला जो सेगमेंट है आपको रटा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खाद्य तेल के प्रमुख केंद्र कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मोदीनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्प्रीट और शराब बनाने के प्रमुख केंद्र गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर व नवाबगंज है। उत्तर प्रदेश में गंधक का, तेजाब और बायोसल्फाइड बनाने का जो कारखाना है वह कानपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश में सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड बनाने का जो कारखाना है वह वाराणसी में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना मोदीनगर, गाजियाबाद में जो कि है, और परतापुर, मेरठ में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसको फर्स्ट पार्ट में ही करा दिया था जीके के फॉर्म में। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना शंकरगढ़ जो कि प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्वरक बनाने के प्रमुख कारखानों में गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, शाहजहांपुर, बदायूं, फूलपुर जो कि प्रयागराज में है में स्थित है। उत्तर प्रदेश, ये जो फूलपुर है ना, यहाँ पर वैद्यनाथ कंपनी के भी सेंटर हैं, फूलपुर में और नैनी में, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में फास्फेट उर्वरक बनाने के प्रमुख कारखाने केंद्र मगरवाड़ा, कानपुर एवं प्रयागराज के जिलों में स्थित है। ओके। उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल की पेट्रोलियम रिफाइनरी मथुरा में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का जो केंद्र है वह झांसी में स्थित है। पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन कैड परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है। याद रखना, एक कानपुर नगर है, कानपुर नगर, और एक कानपुर देहात। ठीक है। जब जनसंख्या वाला सेशन लेकर आएंगे तो वहां पर कानपुर नगर, कानपुर देहात में क्या डिफरेंस है, ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रख लीजिए। कपड़ा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का मुख्य केंद्र निदेशालय नोएडा में है, जिसके अधिकार क्षेत्र के तहत वर्तमान में प्रदेश में 4 केंद्र कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में है। नोएडा STPI के तहत 5 अन्य केंद्र भिलाई, भोपाल, देहरादून, ग्वालियर और इंदौर में है। STPI का उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। लखनऊ में STPI के मेडटेक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो वर्ड है मेडटेक COE, याद रखना, ये जो मेड टेक
COE है ना, यहां से कंफ्यूज मत होना। आप याद रखना कि जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को आपस में मिलाने इनोवेशंस के उद्देश्य से इसकी स्थापना की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के प्रथम फिल्म सेंटर का जो शिलान्यास है वो ओखला औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1958 में कानपुर में किया गया था। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर में एग्रो पार्क विकसित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मसाला पार्क की स्थापना रायबरेली में किया गया था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में की गई थी। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर में स्थित। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम पिकअप लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपक्रम है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब प्राधिकरण की स्थापना मार्च 1961 में कानपुर में की गई थी। याद रखना, एक होता है विकास निगम, ओके, एक होता है विकास निगम, एक होता है प्राधिकरण। प्राधिकरण क्लियर। देखिए, जो विकास निगम है सरकार के द्वारा एक उद्देश्य के तहत एक संस्था बनाई जाती है किसी उद्देश्य को पूर्ति हेतु रेगुलेट करने के लिए। जो प्राधिकरण होता है ना, ये स्वतंत्र होते हैं अपने आदेश को लागू करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए, एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ये विकास निगम और प्राधिकरण में प्लीज आप कंफ्यूज मत होना। पहले इसको विकास निगम के रूप में बनाया गया था, फिर इसको स्वतंत्र कर दिया गया था डिसीजन लेने के लिए, काम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, ODOP अब जानते होंगे, एक जिला एक उत्पाद। भारत में सर्वप्रथम यूपी के द्वारा 2018 में एक जिला एक उत्पाद शुरू किया गया। इसकी सफलता को पाकर फिर भारत ने भी इसको ऑब्जर्व किया, यानी केंद्र सरकार, पहले राज्य सरकार स्पेशली फॉर उत्तर प्रदेश ने इसको शुरुआत किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको एडॉप्ट कर लिया और इसको रेगुलेट किया, इसका विस्तार किया। ठीक है, एक जिला, डेट याद रखना, 2018 में शुरू हुआ। एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की जो योजना है मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा अपनाया गया था। तो ये तो रहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बैकग्राउंड कि इसका इतिहास क्या था। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों को विकास संभव हो पाए, इसको शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश ने लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल विकास तो होगा ही, साथ ही वस्तुओं का निर्यात भी अधिक मात्रा में संभव हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा उद्देश्य था एक जिला एक उत्पाद लाने का। एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अपितु प्रति वर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे और संभावना है। एक जिला एक उत्पाद योजनागत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन, संबंधित उत्पाद का विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य और विकास संभावना का रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा इतिहास रहा और आज के समय में उत्तर प्रदेश ने क्यों इसको अडॉप्ट किया, क्यों शुरू किया, हमने उसके बारे में देख लिया कि किसको किसको यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने हेतु, प्रतिष्ठित करने हेतु विशिष्ट लोगो विकसित किया गया है।
योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु वित्तपोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे कि मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि में कराया गया है। अब देखिए जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, कंफ्यूज मत होना, अभी विश्वकर्मा जो दिवस 2023 में सेलिब्रेट किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक विश्वकर्मा योजना भी शुरू किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में, विश्वकर्मा योजना में और श्रम सम्मान में कंफ्यूज प्लीज मत होना, एक विश्वकर्मा योजना भी शुरू किया गया है 2023 में, विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो विश्वकर्मा योजना में और विश्वकर्मा श्रम योजना में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं। विश्वकर्मा जो श्रम सम्मान योजना है और विश्वकर्मा योजना दोनों अलग अलग हैं। ये 2023 में शुरू किया गया है। ठीक है, और जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है यह 2017 में शुरू किया गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, चलिए मैं नोट कर दे रहा हूं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2017 में शुरू किया गया है। विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार जो सृजन कार्यक्रम है वह 2008 में शुरू किया गया है। सृजन जो कार्यक्रम है वह 2008 में शुरू किया गया है। क्लियर? ओके। और जो स्टैंड अप इंडिया है वह 2016 में शुरू किया गया है। स्टैंड अप इंडिया 2016 में शुरू किया गया है। तो यहां से ना कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूज हो गए। स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, सॉरी ये स्टार्टअप इंडिया रहेगा, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, जो स्टैंड अप इंडिया है वह 2016 में 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया इसका जो डेट था ये 15 अगस्त था और ये जो था ये 5 अप्रैल था। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर? सबका डेट प्लीज याद रखना कि जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है 2017 में, विश्वकर्मा योजना 2023 में, प्रधानमंत्री सृजन जो कार्यक्रम है 2008 में शुरू किया गया, स्टार्टअप इंडिया 15 अगस्त 2016 और 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये प्लीज आपको डेट याद रखने हैं। एक जिला एक उत्पाद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों एवं मेलों की प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद का जो ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर वह कौन है? कंगना रनौत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि रनौत रहेगा। ओके, कंगना रनौत। उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कंगना रनौत है। ओके, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलावार जो चिन्हित उत्पाद हैं, प्लीज इसको आप देख लो। जो अमरोहा जिला है वह ढोलक
अमेठी मंजू उत्पाद, अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर के लिए, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, आगरा चमड़े के उत्पाद के लिए, आजमगढ़ काली मिट्टी का कलाकृतियां, इटावा वस्त्र उद्योग, प्रयागराज मंजू उत्पाद, उन्नाव जरी जरदोजी एटा घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद, औरैया दुग्ध प्रसंस्करण देसी घी के लिए, बस्ती काष्ठ शिल्प, बहराइच गेहूं डंडल हस्तशिल्प, बागपत घरेलू सजावटी सामान, बाराबंकी कपड़ा उत्पाद, बांदा सजर पत्थर शिल्प, बिजनौर काष्ठ शिल्प, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, मऊ वस्त्र उत्पाद, मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण सैनिटरी फिटिंग, महाराजगंज फर्नीचर के लिए, कन्नौज इत्र, कानपुर देहात एल्यूमिनियम के बर्तन, कानपुर नगर चमड़े का उत्पाद, कासगंज जरी जरदोजी, कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए, गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद, गाजीपुर जूट बाल हैंगिंग, गोरखपुर टेराकोटा, ठीक है, गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दाल, गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्र, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, चंदौली जरी जरदोजी, जालौन हस्त निर्मित कागज कला, जौनपुर ऊनी कालीन दरी, झांसी सॉफ्ट टॉयज, देवरिया सजावटी उत्पाद, पीलीभीत बांसुरी, प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण, आंवला फतेहपुर बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशंस वर्क्स, फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई, फिरोजाबाद कांच उत्पाद, अयोध्या गुड़ बदायूं जरी जरदोजी, बरेली जरी जरदोजी, बलरामपुर दाल के लिए, बलिया टिकुली बिंदी उत्पाद के लिए, महोबा पत्थर शिल्प, मिर्जापुर कालीन, मुजफ्फरनगर गुड़, मुरादाबाद धातु शिल्प, मेरठ खेल का सामान, मैनपुरी तारकसी कला, रामपुर पैचवर्क के साथ एल्पिक वर्क, रायबरेली काष्ठ शिल्प, लखनऊ चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, लखीमपुर खीरी जनजाति शिल्प, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी, वाराणसी बनारसी रेशम साड़ी, शामली लौह कला, शाहजहांपुर जरी जरदोजी श्रावस्ती जनजाति शिल्प, संभल सिंह एवं अस्थि उत्पाद, सहारनपुर लकड़ी के नक्काशी, सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल, याद रखना ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चला था, सीतापुर दरी, सुल्तानपुर मंजू उत्पाद, सोनभद्र कालीन, संत कबीर नगर पीतल के बर्तन, भदोही कालीन, हमीरपुर जूते, हरदोई हथकरघा हाथरस, हींग हापुड़ घरेलू सजावटी सामान, होम फर्निशिंग, ठीक है। सो एवरीबॉडी टोटल हमने आज इतने मैटर पे एनालिसिस किया, डिस्कशंस किया। अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के रिलेवेंट लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको छोटा सा शॉर्ट नोट्स में ज़रूर कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट में होगा क्या कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अगर अपने से आप शॉर्ट नोट्स बना ले रहे हो तो थोड़ा सा मेहनत कम हो जाती है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में इसी के अगले सीरीज में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच।